सुप्रभात बिहार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की अहम खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां कतरास में बीती रात अपराधियों ने जबरदस्त फायरिंग की है। देर रात नकाबपोश अपराधी रानी बाजार स्थित अभय सिंह के आवास पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 की संख्या में अपराधी अभय सिंह के घर पहुंचे और फायरिंग कर आराम से चलते बने। फायरिंग की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। दरअसल अभय सिंह ढुल्लू महतो के सहयोगी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये देखिए सीसीटीवी में कैद वो तस्वीर। कोई खौफ नहीं, रानी बाजार में आते हैं, वहां पर अभय सिंह के घर पर फायरिंग करते हैं और वहां से आराम से चलते बनते हैं। ये अभय सिंह का घर बताया जा रहा है कि ढुल्लू महतो के समर्थक हैं अभय सिंह, जिनके घर पर देखिए किस तरह से फायरिंग की गई और आराम से चलते बने। गमछा पहने हुए, चेहरे पर एक बाइक सवार आगे इंतजार करता है बाइक पर बैठा हुआ, और जो सफेद शर्ट पहना शख्स है वो फायरिंग करता है। 2 राउंड फायरिंग करता हुआ आपको नजर आएगा और उसके बाद वो आराम से चलता बनता है। बाइक पहले से स्टार्ट रहती है और वहां से निकल जाता है। चलिए बिहार की बात करें, जो बाढ़ का दंश झेल रहा है। बिहार के कई जिले बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। इनमें कुछ जगहों पर तो प्रशासन की मदद पहुंच रही है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां सिर्फ बेबसी और लाचारी ही नजर आती है। बाढ़ के दर्द के कारण बेबसी के सफर पर हर उम्र के मुसाफिर निकल पड़े हैं, लेकिन राहत की छांव कहीं नजर नहीं आती है। घर में कोनो आराम नहीं, फोटो खींच बता रहे। क्या नाम है आपका? पत्रुबीन जी, घर में तो पानी चला गया? हाँ जी। तो सामान भी बर्बाद हुआ होगा? हाँ, सब बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे रात में सोए हुए हैं, सांप वगैरह निकल रहा है, जैसे जानकारी गांव वाले दे रहे हैं, तो डर नहीं लगता? सर इसी में जा करके हम लोग दिन पास कर रहे हैं। क्या करें, सो नहीं रहे हैं, इसमें अपन बोल बतिया करके इसमें टाइम पास कर रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ बेबसी और लाचारी का अंधेरा है। सो गांव के चंद नौजवान हाथ में लाठी और टॉर्च लिए अपनी और अपनों की जिंदगी को रोशन किए रखने की भरसक कोशिश में जुटे हैं। रोड पर हम लोग सड़क पर सुरक्षा के लिए रह रहे हैं। घर में पानी ढुक गया है, सांप आ रहा है, कीड़ा मकोड़ा, उसके लिए देखभाल कर रहे हैं कि बच्चों की या कोई व्यक्ति को कीड़ा न काटे। पानी में डूब चुके बगहा के चकदहवा गांव में भी फंसे लोगों का रेस्क्यू खुद गांव के ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी राह कोई देखने वाला नहीं है। सो अपने और अपनों की जिंदगी बचाने के लिए इन्हें राह खुद बनाना पड़ता है। इस सफर में हर उम्र के मुसाफिर हैं। ये बच्चा ऊंचे बने मचान पर चढ़ रहा है, तो ये मासूम बच्चियां मचान पर पनाह ले चुकी हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जिंदगी बचाने की राह पर निकल पड़ी हैं और पीछे छूट चुका है इनका उजड़ा आशियाना और माल मवेशी। घर द्वार कैसे बा? घर द्वार सब संपत्ति दह गइल, मोरी पर पानी बा। भैंस एगो पड़ल हमार दोहा गइल, मर गइल, बकरी दहा गइल। खाली देह भर लग ताइल बनी जा। कैसे मतलब वहाँ से आए हैं? नाव से डूबत रहनी जा, साँचो डूबत रहनी जा, तो नाव से हेर गई नहीं जा, सब जायदाद रह गई, चाउर दाल पिसान आटा गेहूं जौन भिड़ल सब खत्म हो गई। इनके दर्द से ना कोई तड़पा है, न किसी की आंख रोई है। हाँ, हर साल बाढ़ और पलायन का दर्द झेलते झेलते इनकी आंखों को रोने की आदत हो चुकी है। यही हाल पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के कई गांव का भी है, जहां बाढ़ का पानी तेजी से इनका सब कुछ बहा ले जा रहा है और इन्हें बेबसी के सफर पर धकेल रहा है। बाढ़ का पानी कितने दिन से बढ़ रहा है? कल शाम से। कोई प्रशासन आया देखने के लिए यहाँ पे? कोई ना। बाढ़ का पानी आने से क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है, सारा फसल दह रहा है। बाढ़ का पानी बहने से खेत दह गया, तो हमारा घर जो डूब रहा है। कोई प्रशासन आया था? नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया। कोई प्रशासन नहीं आया। बाढ़ सब कुछ लील लेने पर आमादा है और लोगों को सूझ नहीं रहा कि वो इस आपदा में किसे अपना कहें। पश्चिम चंपारण के चनपटिया, मझौलिया, सिकटा समेत कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी अपनी रफ्तार से सब कुछ लील लेने को उतारू है। दर्जनों गांव में पानी घुस चुका है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव का गांव खाली हो चुका है और ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण ले रहे हैं, लेकिन यहां भी वही बेबसी।
पानी आने का वहाँ सब होना हो गया, नदी जीत दिया है। अच्छा, दियारिया पर से पानी हो गया है, इसलिए आप लोग यहाँ पे शरण ले रहे हैं कृषि मार्केट में? जी, कृषि पूरे परिवार सहित ले आ रहे हैं। यही हाल मधुबनी का है, जहां मंत्री कपिल देव कामत के गृह क्षेत्र लदनिया प्रखंड में गागा नदी कई गांव में कहर बरपा रही है। गांव के बीच से नदी की तेज धारा बह रही है और लोग जान जोखिम में डालकर उसी से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। सो बेबसी के सफर पर मुसाफिर निकल पड़े हैं राहत की इच्छाओं की उम्मीद में। बगहा से आनंद अमृतराज, मुन्ना राज, बेतिया से प्रफुल्ल, मोतिहारी से मुकेश और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाके जलजमाव से प्रभावित हैं। कई इलाकों से पानी तो निकल गया, लेकिन अभी कई कॉलोनी ऐसी हैं जहां पर लोग जलजमाव की समस्या झेलने को विवश हैं। दीघा इलाके में जलजमाव की समस्या लोग करीब 10 साल से झेल रहे हैं। यहां के लोगों का कहना है कि यहां के वार्ड पार्षद जब वोट लेना होता है तो रोज भी दिखते हैं, लेकिन जब समस्या आती है तब कहीं नजर नहीं आते। 10 साल से हमारी समस्या बहुत विकट है। इसके पहले मुन्ना सिंह वार्ड पार्षद थे, उन्होंने आश्वासन दिया वोट दीजिए रोड बनेगा, कुछ नहीं हुआ। फिर ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम वार्ड संख्या 1 है। फिर आश्वासन दिया गया छठिया देवी इलेक्शन में जिताइए उनको, रोड बन जाएगा। आश्वासन पे आश्वासन मिलते गया, लेकिन स्थिति आज तक नहीं सुधरी। वोट लिए और अंगूठा दिखा दिए यहाँ के पार्षद जी लोग हैं, ML लोग, हमने तो आज तक नहीं देखा उनको। दरभंगा में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की, लोगों से उनके दर्द को जाना। डीएम बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सामुदायिक किचन चलाने के निर्देश भी दिए और यहां पर उन्होंने तटबंध का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि दरभंगा के 70 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 55 जगहों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। संतुष्ट है, सब चीज मिल रहा है, टनाटन है, तो अब उससे खाना में क्या चाहिए? अब ताकि समय में तो वही बहुत है, दाल भात सब्जी मिल रहा है, तो और क्या चाहते हैं? क्या नाम अब तो कहेंगे जो रोटी चाहिए तो रोटी तो अब उतना व्यवस्था करेगा नहीं। रसोईया छी, आई दिन में बनेने छलहुँ दाल भात आलू सोयाबीन के सब्जी 600 आदमी के, 600 आदमी खाए छे डेली 5 दिन से। अखन खिचड़ी चोखा बने छे, बुझलिए। और अही में जेना जे होय छे से सब व्यवस्था होय छे, बने छे। वहीं गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बैराज से 4.5 लाख से क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद पूर्वी चंपारण में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही पानी का दबाव चंपारण तटबंध पर भी पड़ने की आशंका है। तटबंध की मजबूती को देखने के लिए डीएम श्रीशत कपिल अशोक और एसपी ने अधिकारियों के दल के साथ गंडक नदी का मुआयना किया। अधिकारियों ने नाव के सहारे नदी की धारा को देखा और बढ़ते पानी से बचाव के तरीकों का निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान बांध में हो रहे रिसाव को भी देखा और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से तेज गति से इसे बंद कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम श्रीशत कपिल अशोक ने कहा कि गंडक नदी और तटबंध के बीच बसे गांव के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। साथ ही तटबंध की सुरक्षा के लिए अभियंताओं और अधिकारियों का दल लगातार तटबंध की निगरानी कर रहे हैं। 36,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज जो है गंडक बैरेज से हुआ है। तो इसके मद्देनज़र जो है यहाँ पे हरेराज, संग्रामपुर, केसरिया, ये हमारे प्रमुख चंपारण तटबंध जो है उसके बगल के ब्लॉक्स हैं। वहाँ पे सभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और साथ ही जो है अंचल के स्टाफ, पुलिस के स्टाफ, इनको जो है हमने अलर्ट किया है। NDRF की टीम भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त की गई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बैराज से जहां 4,24,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, वहीं गोपालगंज में गंडक में आज से जलस्तर में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा तटबंधों पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है, जिससे गोपालगंज में कई जगहों पर तटबंध में रिसाव शुरू होने की संभावना है। डीएम ने जिले के तटबंधों का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। डीएम के मुताबिक जिले के सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं। इसमें कम से कम 3 से 4 फीट और पानी बढ़ने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अंदर लोग हैं, जो गांव जिनका अंदर है, इस ब्लॉक में एक ही पंचायत के 2 वार्ड है मात्र, जिसमें 200 परिवार लोग हैं, 200 लोग हैं, तो उनको निकालने के लिए अभी बात किया गया है
अभी आना नहीं चाह रहे, लेकिन शाम तक उनको लाया गया। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी है। गोपालगंज को चंपारण से जोड़ने वाली 70 घाट महासेतु का अप्रोच पथ पर काम शुरू हो गया है। अप्रोच पथ जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इस पर परिचालन शुरू हो जाएगा। डीएम ने खुद अप्रोच पथ का मुआयना किया और जल्द ही परिचालन शुरू करने की बात कही। बता दें कि आज से ठीक 7 दिन पहले 15 जुलाई को गंडक की तेज बहाव की वजह से 70 घाट महासेतु के इस अप्रोच पथ का एक हिस्सा कटाव की वजह से ध्वस्त हो गया था। विपक्ष ने इस अप्रोच पथ को लेकर सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए थे। तो नेपाल में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते मधुबनी में कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बसे गांव में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश का असर कमला नदी में दिखने लगा है। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। जानकारों के मुताबिक नेपाल में बीते दिनों भारी बारिश होने के चलते कमला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि जयनगर में फिलहाल कमला का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन तटबंध के अंदर बसे गांवों में कमला नदी का पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में एक बार फिर से बाढ़ की दहशत साफ देखी जा रही है। वहीं कमला पुल की जर्जर हालत भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। लोगों को तो पुनर्वास हो जाए तो अति उत्तम की बात है। अभी तो हम लोगों के आने जाने के लिए तकलीफ है। वहाँ पुल का पास में डैमेज हो चुका है और नदी का किनारे में तो बस्ती है सर, देख ही रहे हैं, और कटाव हो रहा है। घर का नजदीक में पानी कमला नदी बह रही है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट में न बोट है सरकारी न कुछ है। तो अभी सीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा किसी गणेश मुखिया जी का नाम लिया कि उनके पास बोट है। अब उनसे संपर्क किया जाएगा कि बोट है कि नहीं है। बाकी हम अभी जा रहे हैं, सीधा एसडीओ साहब से मिलेंगे भी और सीओ साहब को भी बोल दिए हैं कि जहाँ जहाँ आपका कटाव हो रहा है एटलीस्ट जन संसाधन विभाग को बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वो पहले से रेडी रहे। जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर, खैरामाट और डोडवार समेत करीब 10 गाँव के मुहाने तक कमला नदी की धारा पहुँच गई है। लिहाजा यहाँ के रहवासी डरे सहमे हुए हैं। इन गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर भी कमला नदी का पानी पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 5 पंचायत भयावह स्थिति का सामना कर रहा है और कमला नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बाढ़ के खतरा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। तटबंधों की निगरानी के साथ ही प्रभावित गांव में फौरी राहत के लिए नाव उपलब्ध कराने के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। वहीं 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के बायसी और मंडल में बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेलना लाखों लोगों की नियति बन गई है। हालात यह है कि जहां एक और नदियों के कटाव के कारण दर्जनों घर हर साल नदी में समा जाते हैं, वहीं कई जमींदार तो नदी के कटाव के कारण आज भूमिहीन हो गए हैं। कई लोग तो दूसरे की जमीन में बसे हुए हैं। लोगों ने सरकार से इसके लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की मांग है कि सरकार को कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके। नदी में विलीन हो रही है और जिससे मतलब घट रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है, जिससे जमीन में खेती हो रहा है, वहाँ जाके मजबूरी में लोग बस रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जो पहले जमींदार थे वो आज भूमिहीन हो गए हैं इस नदी के कारण। हाँ, मेरे गांव में मिसाल है, एक अब्दुल खालिक नाम से वो सरकार जी का जब बहुत बड़े जमींदार थे, उनके लड़के लोग कुछ 82 में हो गए और उनका एक जो बड़ा लड़का है बदरे आलम नाम से, वो तो बेचारा मतलब भूमिहीन लगभग हो गया है। लगातार 2 दिनों से हुई बारिश के कारण रक्सौल के प्रमुख डंकन अस्पताल में जलजमाव हो गया है। पूरे अस्पताल परिसर में करीब 2 से 3 फीट तक पानी फैला हुआ है। अस्पताल परिसर के निचले हिस्से की बुरी स्थिति है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अशोक ने। हम हैं रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल में, जहां देख सकते हैं आप पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद यहां 2 फीट तक जल जमाव है। यहां तक कि सभी नीचे के जो वार्ड हैं सभी में जल जमा है। इस कारण लोगों को काफ़ी अभी परेशानी हो रही है। यहाँ के मुन्ना जी जो गार्ड हैं, क्या स्थिति है हॉस्पिटल की? अभी तो बारिश के लेके बुरा स्थिति है, पूरा पानी भरा हुआ है, ओपीडी बहुत दिक्कत है चलने में। कहाँ कहाँ पानी है? सभी ओपीडी में, सभी ऑफिस में पानी घुस गया है। तो मरीज कैसे हैं? मरीज लोग ठीक है, ऊपर वार्ड में शिफ्ट है,
और मेडिसिन चल रहा है। तो अभी जो यह स्थिति है यह जल जमाव की है, वर्षा से कारण पानी है। जहां तक बाढ़ की बात है, नेपाल से निकलने वाली लगभग आधा दर्जन पहाड़ी नदियां यहां से गुजरती है। नदी का जल स्तर और बढ़ता है तो रक्सौल और रक्सौल के आसपास की स्थिति और भयावह हो सकती है। अशोक कुमार, न्यूज 18, रक्सौल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आज सुबह 11 बजे सदन के चैम्बर में शपथ लेंगे। फिलहाल 61 में से 42 सांसद आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आने के लिए मंजूरी दे चुके हैं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन, पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जैसे प्रमुख चेहरे 61 राज्यसभा सांसदों में शामिल हैं। यह पहला मौका होगा जब अंतर सत्र की अवधि में सदस्य सदन के चैम्बर में शपथ लेंगे ताकि कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक दूरी के मानकों का भी पालन किया जा सके। शपथ ग्रहण आमतौर पर या तो सत्र के दौरान होता है या जब संसद सत्र नहीं होता है तब राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में होता है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए हाल के चुनाव में 20 राज्यों से 61 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। प्रत्येक सदस्य को शपथ ग्रहण समारोह में अपने साथ केवल एक अतिथि को लाने की अनुमति है। बिहार से जेडीयू के टिकट पर हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा पहुंचे हैं। बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के दोषी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दोषी ब्रजेश ठाकुर ने साकेत कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और जमानत की अर्जी लगाई है। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसी साल जनवरी में ब्रजेश ठाकुर को यौन शोषण के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया था। ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप थे। बिहार में कोरोना से पहले राजनेता का निधन हुआ है। दरभंगा स्थानीय निकाय से निर्वाचित बीजेपी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कल पटना एम्स में आखिरी सांस ली। हालांकि सुनील सिंह पहले से ही कई बीमारी से ग्रसित थे। उनका पटना के एम्स में इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान पार्षद के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनील कुमार सिंह काफी लोकप्रिय थे। वहीं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी सुनील कुमार सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। सुनील सिंह 66 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी है। और इस बीच एनएमसीएच की एक और तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एनएमसीएच वो जो कि कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। ये तस्वीर देखिए, आपको फिर से विचलित कर सकती है। कोरोना से जब मरीज की मौत हो जाती है तब अस्पताल कर्मी डेड बॉडी छूने से मना कर देते हैं। फिर परिजन डेड बॉडी लेकर खुद ही ऑटो से जाते देखे जाते हैं। ऐसा करने से संक्रमण और बढ़ सकता है। अस्पताल की थोड़ी सी लापरवाही कई लोगों को भारी पड़ सकती है और यह हाल तब है जब लगातार इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें हम दिखाते रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाने के बाद अधीक्षक तक बदले गए। उधर धक्का दीजिए, इसको वहां पे लगा दीजिए। इसको थोड़ा वहां तक पहुंचा दो। क्या हुआ इनको? और पटना के एनएमसीएच में कोरोना मरीजों की भयावह तस्वीर सामने आने के बाद बिहार सरकार ने एनएमसीएच पटना के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया है। एनएमसीएच की बदहाली की खबर न्यूज 18 पर भी दिखाई गई थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए सरकार ने अस्पताल के अधीक्षक का तबादला कर दिया। आपको बता दें कि एनएमसीएच बिहार का कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल है। इस लिहाज से यहां मरीजों के लिए चाक चौबंद इंतजाम की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस अस्पताल की तस्वीर काफी भयावह है। यहां पर ना मरीजों को बेड मिल पा रहा है, ना ही यहां आसानी से उनकी भर्ती हो रही है। न्यूज 18 ने जब इस मुद्दे को उठाया तब जाकर सरकार की नींद टूटी और अधीक्षक बदले गए। वैसे बिहार के सदर अस्पतालों में सामान्य मरीजों की क्या स्थिति है, हम आपको एक वानगी दिखाते हैं। तस्वीर सासाराम सदर अस्पताल की है, देखिए जरा। यहां एक मरीज बेड पर बेसुध पड़ा हुआ है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। इस मरीज को किडनी की समस्या है।
मरीज को पहले नारायण मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहां से अस्पताल प्रशासन ने सदर अस्पताल भेज दिया कि पहले कोरोना की जांच कराएं, फिर अस्पताल में इलाज होगा। जब मरीज सदर अस्पताल पहुंचा तो यहां की स्थिति भगवान भरोसे ही है। अस्पताल प्रशासन ने मरीज के परिजनों को ग्लव्स दिया ताकि वे अपने पिता की देखरेख कर सकें। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर जारी है। पूर्वी बिहार के बांका, लखीसराय और जमुई जिलों में मंगलवार की दोपहर बारिश के दौरान बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौत बांका में हुई। खेत में काम करने के दौरान मजदूरों पर बिजली गिरी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। दरभंगा के लहरियासराय में अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। दरअसल खराजपुर में गैंगवार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, तभी अपराधियों ने फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसके बाद एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और कई खोखा जब्त किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। गया के मानपुर में बंद मकान पर चोरों ने हाथ साफ किया है और घर में रखे लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। मकान मालिक ने 20 लाख रुपए की जेवरात होने का दावा किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।